नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कई सारी बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी मुद्दा होगा वो यही है कि क्या एलटीसीजी को 12.5% से बढ़ा के 18.5% किए जाने की बात है, क्योंकि नया जो इनकम टैक्स बिल पास हुआ है इसी मानसून सत्र में 3 दिन पहले, उसमें ये बात उठ के आई है। मीडिया में अब ये खबरें हैं, इनको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि इसकी क्या स्थिति बन रही है, क्या ये सभी के ऊपर लागू होगा या ये किसी स्पेशल चीज़ों के ऊपर लागू हो रहा है। साथ में कई सारी और खबरें हैं, उनकी चर्चा करेंगे और ग्लोबल खबरें की चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी जो अगले पूरे हफ्ते के लिए आपको प्रिपेयर करेगी मार्केट को रिएक्शन को देखने के लिए और उसके हिसाब से बिहेव करने के लिए। साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की चर्चा मैं करूंगा ही। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जो ये खबर है वो यही है कि 12.5% आपको मालूम ही होगा कि एज ए व्यक्ति के रूप में या इंस्टीट्यूट के रूप में अभी जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देते हैं तो वो 12.5% देते हैं। इसके पहले बजट से पहले हम इसको 10% देते थे, बजट में ये 12.5 किया गया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी बढ़ाया गया था। और उसके बाद से मामला ये काफी हद तक शांत माना जा रहा था, लेकिन बार बार ये मुद्दा उठता रहा था कि जो डायरेक्ट टैक्स कोड कभी ना कभी आएगा। एक तरफ वापस से जो सरकार ने इस मानसून सत्र में जो बिल लाया है, नया इनकम टैक्स बिल जो अब आया है, उसमें ये प्रस्ताव किया गया है कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो एलएलपी के ऊपर, अभी मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा कि एक व्यक्ति के ऊपर कितना कम लागू हो रहा है, लेकिन आगे ये चीज हो सकती है। तो जो एलएलपी है उसके ऊपर 12.5% का टैक्स देना पड़ सकता है। अब इसमें एलएलपी क्या चीज है, तो बहुत लोगों को एलएलपी नहीं समझ में आता। तो बेसिकली एलएलपी वो है जिनको आप यूं कहिए कि वो बड़े इंस्टीट्यूट या वो घराने, इनको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप माना जाता है। इसके जरिए जो लोग निवेश करते हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। अब आपके मन में होगा कि मैं तो अकेले व्यक्तिगत रूप से करता हूं, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो पहले ध्यान से सुनिए एलएलपी को, फिर सुनिए उसके आगे बाकी शर्तों को। तो एलएलपी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसके जरिए जो लोग पैसा लगाते हैं बाजार में या बिजनेस करते हैं, उनको जनरली वो फैमिली या प्रमोटर्स होते हैं। और इनको अभी तक ये छूट मिल रही थी कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार से प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, साथ में अगर वो रेंट से और कहीं इंटरेस्ट से भी कुछ कमाई कर रहे हैं, तो उनको जो है एटीएम यानी अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो है उतना नहीं, यानी उससे वो बाहर हो जाते थे। अब ये एटीएम क्या है? एटीएम वो चीज है, आप इसको इस तरह से समझिए कि एक कुछ लोगों के ऊपर मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल की इतना तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप टैक्स से बाहर नहीं हो सकते हैं। चूंकि व्यक्तिगत रूप से इसी कैटेगरी में सभी को रखा जाता है, जब आप टैक्स नहीं देते हैं तो यानी आप एटीएम कैटेगरी में आ जाते हैं और आपके ऊपर अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का रूल लागू नहीं होता है। उस केस में आप टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर जो एलएलपी है, अगर उनके निवेश का या कमाई का जरिया थोड़ा और भी कुछ है तो फिर उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। और पहले रेंट वेंट लेकर के लोग बच जाते थे, लेकिन अगर आप शेयर बाजार से कमा रहे हैं और रेंट भी है तो अब वहां पर मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल आपका नहीं बचता है। और अब आपको, चाहे आप एलएलपी हो या ना हो, आपको जो है छूट प्रस्ताव जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो अब किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा और अब आपको 18.5% यानी 18.5% से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा और समझिए। तो जो एलएलपी का ये नियम आया है, बेसिकली जो इनको हटाया गया है, एटीएम से बाहर कर दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति और जो, यानी अब यहीं पर बच रहे हैं अभी आप, व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज बना करके बाजार में निवेश करते हैं और 20 लाख रुपए तक कमाते हैं तो, और अगर व्यक्ति के रूप में आप कर रहे हैं तो आपको एटीएम का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और तरीके से हैं, बाजार में निवेश कर रहे हैं, तो अब आपको एटीएम का फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि सभी एलएलपीज को बाहर कर दिया गया है, सिर्फ व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले ग्रुप को ही बचाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो डर है बाजारों का वो ये है कि क्या आने वाले वक्त में ये दो बिंदु जो बचे हुए हैं इनको भी इसमें सम्मिलित नहीं कर दिया जाएगा, और ऐसा ना हो जाए कि आपका जो एलटीसीजी है जो कि 12.5% है, जो कि आज से 8 महीना पहले सिर्फ 10% था, वो बढ़ करके 18.5% हो जाए। एक बात। दूसरी चीज है कि बाजारों में अब ये चूंकि माना ये जा रहा था कि मंडे को ये बिल आएगा, मंडे को बिल नहीं आया था, उसके बाद ये बिल आया। अब धीरे धीरे करके मीडिया में जैसे जैसे करके इसके अलग अलग पॉइंटर पढ़े जा रहे हैं तो वो बात समझ में आ रही है। तो
हो सकता है कुछ लोगों को ये बात समझ में रही हो, किसी को जानकारी रही हो, और उसके बाद उसके नाते ये बड़ी जो सेलिंग आपने पिछले बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को बाजारों में देखी है, उसमें इसका भी हो सकता है, इसका भी इम्पैक्ट हो। क्यों? क्योंकि जो प्रमोटर हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे बड़ा पैसा, चाहे वो छोटी फर्म हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो छोटा शेयर हो, सब में जो है एलएलपी के माध्यम से लगता है, क्योंकि उसमें टैक्स बेनिफिट मिला करता था। तो प्रमोटर के हिसाब से या छोटी छोटी इंस्टीट्यूट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, इसमें काफी पैसा इसके माध्यम से जाता था, एलएलपी के माध्यम से बाजार में निवेश के रूप में। अब अगर उसके ऊपर एक बड़ा टैक्सेशन आएगा तो कॉमन सेंस है कि उसके हिसाब से बाजारों में निगेटिविटी आएगी, या वो सभी लोग जो थोड़ा समझ जान पाए होंगे, उन्होंने ये माल पहले बेचने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अभी ये क्लियर नहीं है कि इसको एग्जैक्टली किस डेट से लागू कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा या बैकवर्ड किया जाएगा। बजट में याद कीजिए चीजों को बैकवर्ड डेट से लागू कर दिया गया था, तो यहाँ पर ये भी अभी डर है। और ये जो खबर है ये पूरी तरह से पुष्टिकृत की है, इस खबर में कोई फेक वाली बात नहीं है, ये खबर रियल है। तो अभी एक जो डर होगा, पहला तो जब आप बाजार मंडे को इस पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके पहले बाजारों को ये बात सही से नहीं पता थी, क्योंकि बिल अभी आया है। बिल आने के बाद अब बाजार इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। अभी मैंने जो बात कही वो उन लोगों के लिए है कि कुछ लोग जो थोड़े बहुत जानते हैं चीज़ों को, पहले से उनको अनुमान लग जाता है, उन्होंने वो मंदी करी होगी बाजारों को, जो थोड़ा सा एक अनुमान लग जाता है इनसाइडर्स के माध्यम से, उन्होंने वो मंदी करी है। वहाँ पर तो कुछ लोगों ने सेलिंग करी होगी। तो जो आपने पर शुक्रवार को सेलिंग देखी तो उसमें ग्लोबल कारण थे, जो कि मैंने परसों बताया भी था, लेकिन उसमें ये फैक्टर भी अब इंपॉर्टेंट नजरिए से देखा जा रहा है। और मंडे को बाजार इसके ऊपर थोड़ा और रिएक्ट कर सकती हैं। छोटी मझोली कंपनियां जो होती हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, एसएमई कंपनियां हैं, वहां पर और भी ज्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आने वाले वक्त में जो एसएमई कंपनियां हैं वो केवल 2.5% की सर्किट पे काम करेंगी, तो वहां पर ट्रेडिंग करना लगभग नामुमकिन सी स्थिति में हो जाएगा। जो छोटी, बहुत छोटी एसएमई कंपनी होती हैं, जो एसएमई कॉर्नर पे लिस्ट होती हैं, 2.5% की सर्किट पे काम करना और उसमें ट्रेड टू ट्रेड में ही रहना पूरी तरह से लिक्विडिटी को सकअप करेगा वहां से। और साथ में इस टाइप के नियम जो हैं ये भी प्रभावित करेंगे, और इससे जो डर का माहौल थोड़ा बाजारों में तो निश्चित रूप से बनेगा एक निवेशक के रूप में, कि कहीं आने वाले वक्त में, ठीक है आप 6 महीने में नहीं करो, साल भर में नहीं करो, 2 साल में कर दो, क्योंकि अभी जब आधा पब्लिक देने लगेगी 18.5%, तो फिर जो कम पब्लिक जो नहीं दे रही है उसको भी फिर किसी बजट सत्र में आप डाल दीजिए, या फिर किसी बिल में आप डाल दीजिए, और वहां पर भी वो 18.5% हो जाए। वो जो डर है स्टॉक मार्केट रिलेटेड लोगों का, वो भी अभी आने वाले वक्त में आपको दिखेगा, डर थोड़ा सा बढ़ेगा। क्योंकि बाजार में एक माना यह गया है, जैसे इस तरह से मान लिया गया है कि बाजार में जो भी कुछ लोग आए हैं वो सब बहुत कमा रहे हैं, और इस सब के ऊपर जितना टैक्स लगा दो, अल्टीमेटली वो कहीं भाग के नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात सही नहीं है, और टैक्सेशन बढ़ने से दिक्कत होगी ही होगी, और निवेश कम होगा ही होगा। वैसे पता नहीं, सरकार को रेवेन्यू तो बाजार दे ही रही है। फिर ये बात, हाँ, रही बात इस खबर की, तो ये खबर पूरी तरह से सत्य है। आप यहाँ पर आर्टिकल में जाकर के सेक्शन 115JEE को देख सकते हैं, उसको रिमूव किया गया है और नया जो एलएलपी आपका जो है वो लागू किया गया है। एलएलपी को लेकर के जो विश्लेषण है वो वहाँ पर बताया गया है, तो आप उसको जाकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये जो मुद्दा है ये अभी अगले 1-2 दिन के अंदर बाजारों के ऊपर इम्पैक्ट तो डालेगा ही। अब ये मुद्दा निगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये टैक्स की बात है, और एक समुदाय, एक बड़े तबके को, जो चूंकि जो बड़ा निवेश करता है, जो प्रमोटर श्रेणी में है, या जो बड़े क्वांटिटी को होल्ड करता है, वो रोज रोज शेयर को नहीं बेचता है। तो इस टाइप के जो हाउसेज होते हैं वो जनरली ट्रेडिंग हाउसेज नहीं होते हैं, वो जनरली इन्वेस्टर हाउसेज होते हैं, और इनके पास काफी बड़ी संख्या में स्टॉक्स रहते हैं। अब उनका जो इम्पैक्ट होगा वो बाजारों पर तो देखने को आपको मिलेगा ही, और थोड़ा सा उनकी स्थिति गड़बड़ होगी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफआईआईज की स्थिति इससे प्रभावित नहीं होती, लेकिन फिर उनको क्यों छोड़ा जाएगा, फिर इंस्टीट्यूट्स को क्यों छोड़ा जाएगा, और फिर आने वाले वक्त में पब्लिक को क्यों छोड़ा जाएगा, आम पब्लिक को क्यों छोड़ा जाएगा, उन्हें भी वहां पर लाया जा सकता है, और वो स्थिति जो है दिक्कत भरी हो सकती है। तो इसका इम्पैक्ट बड़े हो सकते हैं। ये पहला चरण माना जा सकता है कि अब आप 18.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ बढ़ रहे हैं, 12.5% से इसकी एक शुरुआती चरण आप इसको मान सकते हैं, या ये भी मान सकते हैं कि ये डाल दिया गया है, देखेगी सरकार कि किस तरह की बातें हो रही हैं मीडिया में, किस तरह की बातें सोशल मीडिया में हो रही हैं, आम जनमानस किस तरह से बिहेव कर रहा है, और अगर सबने एक्सेप्ट कर लिया
तो फिर कर लिया और फिर आगे वापस से नए लोगों के ऊपर फिर नए टैक्सेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो खैर ये वाली खबर आपकी रही। अब यहाँ पर दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर आप एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, डेटा ये है कि अगर हम लोग पिछले एक साल का नंबर देखें, यानी पिछले एक साल से बाजार को देखें, पिछले एक साल में बाजारों में कोई रिटर्न नहीं आया है। 26 जुलाई को जो बाजार थे, जहां पर थे, मोटा मोटी बाजार अभी भी उन्हीं जगहों पर टिके हुए हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 26 जुलाई वर्ष 2024 को और 26 जुलाई वर्ष 2025 को बाजार इन्हीं स्तरों पर, यानी सेम स्तरों पर देखने को मिले हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि पिछले एक साल में निफ्टी के टर्म में बाजार कहीं नहीं गया है। ठीक है, अब बाजार कहीं नहीं गया है अगर एक साल के अंदर, वहीं पर मोटा मोटी एग्जैक्ट नंबर सेम है, सिर्फ 15 पॉइंट का अंतर है, सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट माइनस बंद हुई है इस साल में, यानी पूरे एक साल में बाजार निफ्टी के लेवल में सिर्फ 15 पॉइंट का डिफरेंस आया। अब अगर ये मान लिया जाए कि चलो ठीक है ये तो हो गया, अब यहां पर मार्केट ये कोई रिटर्न नहीं दे रही है, अगर मार्केट कोई रिटर्न नहीं दे रही है तो फिर अगले सालों में क्या होता है? हिस्टोरिकल डेटा क्या बताता है? तो हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि अगर मार्केट में एक साल में कोई रिटर्न ना बने तो जनरली जो उसके अगले साल होते हैं वहां पर आपको तकरीबन 15% का रिटर्न बनता है। मार्केट में एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा एवरेज नंबर होता है वो करीब करीब, अगर भारतीय बाजारों को बात किया जाए तो तकरीबन 16.3% के आसपास का रिटर्न हमारा 1991 से बना है, जिसमें तकरीबन 73.5 जो परसेंट साल हैं वो पॉजिटिव रहे हैं। अब जबकि जब फ्लैट साल आते हैं तो फ्लैट साल, जैसे ये एक फ्लैट साल निकल गया, जब भी फ्लैट साल रहेगा तो अगला जो साल होगा वो हमेशा जो है आपका प्रॉफिट बना के देता है, या अगला साल जो है करीब 12 से 15% का प्रॉफिट बना के देता है। ये बात मैंने इसलिए उठाई क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा है कि पिछले एक साल में बाजारों ने कुछ पैसा बना के नहीं दिया, तो अगर बाजार पैसा नहीं देता, लेवल की चर्चा मैं करना भूल गया था, 24,851 का लेवल था 26 जुलाई वर्ष 2024 में, और 26 जुलाई वर्ष 2025 में 24,837 पर मार्केट क्लोज करी है। तो 15 पॉइंट नेट आप नीचे क्लोज किए हैं। पूरा एक साल गुजर गया, ऊपर नीचे सब कर लिए, बट अल्टीमेटली आप यहीं पर टिके हैं। तो मार्केट बहुत हद तक एक बड़े साइडवेज फॉर्मेशन में है, बड़ा साइडवेज फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और बड़े साइडवेज फॉर्मेशन में बाजार वोलेटिलिटी जरूर दिखा रहा है लेकिन कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है, और इसीलिए जो एवरेज आया है पूरे साल का अब वो 24,800 हो चुका है। अगर पिछले 6-7 महीने का एवरेज निकालिए तो वहां पर जो एवरेज आता है वो 24,500 की तरफ का आपका एवरेज आता है। तो अल्टीमेटली मार्केट ना साल भर में और ना 6 महीने में कहीं गया है, बाजार एक दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात है कि डेटा यही कहता है कि, और ये 75% सक्सेस रेट के साथ ये बात कही जा सकती है कि जो भी फ्लैट ईयर होते हैं उसका नेक्स्ट ईयर जो होता है वो करीब करीब 12 से 15% का पॉजिटिव रिटर्न देता है। तो पॉजिटिव रिटर्न 12 से 15% का रिटर्न यहां से अगले जो है आप मान के चलें एक साल के अंदर, डेटे के हिसाब से ये है। होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट डेटा इसको हमें समझा रहा है। तो जहां एक तरफ मैंने एक बुरी खबर रखी है आपके सामने, वहीं पर एक थोड़ी सी संतोषजनक बात जरूर है कि बाजार जो है भले ही कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसा बना के दे सकते हैं। अच्छा, इस पूरे साल की अगर आप घटनाओं को थोड़ा और सोचिए तो इसी साल में बजट में ठीक है टैक्स रिलीफ मिली, लेकिन आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर टैक्स बढ़ा भी। इसी साल में डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव भी आया, और डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बाद दुनिया भर में ट्रेड वॉर की शुरुआत भी हुई। इसी साल में ये दो बड़ी बुरी खबरें हैं। भारतीय बजट के हिसाब से हमारे जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हुआ, निगेटिव इम्पैक्ट हुआ चूंकि टैक्स बढ़ गया हमारा। और इसी साल में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में लड़ाई शुरू कर दी, अलग अलग जगहों पे हम लड़ाई लड़ते देखे। ट्रेड वॉर अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी ट्रेड वॉर चले जा रही है, और वो ट्रेड वॉर जो है वो इम्पैक्ट लेके आ रही है, बार बार आ रही है बाजारों के ऊपर। अभी 1 अगस्त को क्या होगा उसके लिए सब लोग सोच रहे हैं। आज भी ये बोला गया है, अमेरिका से भी बोला गया, भारत से भी बोला गया कि लगभग बात हो गई है, हम डील करने वाले हैं, हो सकता है 1 अगस्त के पहले हम एक डील कर भी लें। बट ठीक है, वो किसी को क्लियर पता नहीं है कि होनी है नहीं होनी है, कब होनी है। तो मुद्दा है ये कि अनसर्टेनिटी जो है इस पूरे साल में व्यापक रूप से बढ़ती रही, व्यापक रूप से सरकारें टैक्स बढ़ाती रहीं। अगर अब जो मैंने अभी शुरुआत में जो खबर रखी है LLP वाली, अगर ये चीज भी लागू हो जाती, और चूंकि ये वित्त विधेयक है,
चूंकि ये जाहिर सी बात है इनकम टैक्स बिल है, तो ये एक वित्त विधेयक है और इसको पास होना है। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी लोकसभा में भी पास ही हो जाएगा चूंकि बहुमत है, तो अल्टीमेटली तो ये पास हो जाएगा। अगर सरकार के मूड में नहीं आएगा कुछ भी संशोधन करने को, तो संशोधन भी नहीं होगा, तो पास तो होना ही होना है। तो अगर आपके ऊपर ये लागू होना ही होना है, तो अब अगर ये टैक्सेस इस ढंग से बढ़ेंगे तो मार्केट तो निगेटिव इंपैक्ट देगी। लेकिन पूरा साल गुजर गया, बाजारों ने निगेटिव इंपैक्ट दिए, रिजल्ट पे खराब आए। इवन इस क्वार्टर के रिजल्ट देखिए, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट देखिए, खराब आए। सारे खराब रिजल्ट पिछले 2 क्वार्टर से आ रहे हैं। एआई दुनिया में बहुत तेजी के साथ विस्तार कर रहा है। उसके बाद अगर आप भारतीय कंपनियों को देखिए तो हम एआई में कोई खास जो है तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस ही कट रहा है। आप जैसे टीसीएस जैसी कंपनी है जिसने उसने आज क्लियर बोल दिया है कि मैं 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉय को बाहर कर दूंगा, 12,000 लोगों को हम छटनी करने जा रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो टेक्निकली पूरे 1 साल भले बाजार कहीं नहीं गई, लेकिन उसमें बहुत बुरी बुरी खबरें आई हैं, बाजारों ने उसको अंदर समाहित किया है। तो मार्केट इन्वेस्टर कहीं ना कहीं पूरी जान लगा के बैठे हैं कि वो बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। निवेशक पूरी जान लगा के बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी कमाई का पैसा म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड आपके बाजारों में आके खरीदारी कर रहा है, वो संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये इसका एक थ्रेशोल्ड लेवल होगा। बाजार अच्छी है, बाजार ठीक है, बाजारों को सपोर्ट चाहिए। अगर लगातार उसके ऊपर कुल्हाड़ी पड़ती रहेगी तो कभी ना कभी बाजार टूटेंगे और उनकी स्थिति खराब हो सकती है। तो अगर जिस तरह से मैंने कहा टैक्स बढ़े हैं, बजट में बढ़े हैं, अनसर्टेनिटी रही है, कोई भी बढ़िया रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सरकार ने टैक्सेस बढ़ाया, सब कुछ झेल गई है बाजार और फिर भी टिकी है। ये बाजार के रेजिलियंस को दिखा रहा है कि बाजार बहुत ताकतवर है, कहीं बड़ा क्रैक आप नहीं देखने को पा रहे हो। ऐसे में अगर बड़े पैमाने की बात की जाए, अभी भी लगता यह है कि 24,500 24,200 की रेंज जो है बाजारों के लिए ठीक ठाक सी बनी रहेगी। लेकिन मुद्दा यह है कि कितना, अगर लगातार इस तरह से टैक्स बढ़ेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे चीजें बेहतर नहीं रहेंगी, बाजारों को लेकर के बार बार कुछ ऐसी पॉलिसीज आती रहेंगी कि बाजार को खराब ही लगेगा। चाहे वो फिर एफएनओ ट्रेड को लेकर के हो, वहां पर रिटेलर को रोका जाना या वहां पर और लोगों को रोका जाना, चीजों को बढ़ा देना, मतलब बहुत कुछ ऐसा करना जिससे इन्वायरमेंट एज ए स्टॉक मार्केट का इन्वायरमेंट काफी यूं कहिए वेरिएबल बन गया है और उसमें दिक्कत भरी बातें ज्यादा देखने को मिल रही हैं निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बावजूद भी बाजार नहीं घटे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका एक थ्रेशोल्ड लेवल होगा और उस लेवल को शायद टच नहीं करना चाहिए। अगर ये जो हुआ है ठीक है, इसको भी बाजार झेलेगी, 200-400 पॉइंट आप और नीचे चले जाओगे, 24,400 आ जाएगा, ठीक है आएगा, बट उसके बाद फिर संभलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो लेवल भी टूटने लगेंगे अगर और कुछ भी किया जाने लगेगा और भी बुरा बुरा होने लगेगा, क्योंकि इसका भी एक वक्त होगा जहां पे वो रुकना चाहिए। बाजार अच्छी इसलिए मुझे लग रही है क्योंकि इतना सब कुछ बुरा बुरा होने के बावजूद भी हम उसको झेल गए हैं, हम उसको नहीं तोड़े हैं, अभी भी हम सपोर्ट बना रहे हैं, अभी भी सब कुछ बेहतर है। मात्र पूरे साल में 15 पॉइंट का लॉस कर रहे हैं, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ सुधार मिलना चाहिए। और इस टाइप की खबरें जब आएंगी, जब निवेशक का धैर्य टूटेगा, जब आम पब्लिक रिडिम्पशन पे जाएगी, अगर वो एसआईपी कम करना शुरू करेगी, तो फिर बाजारों का जो प्रॉब्लम होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए लोगों को कि इस तरह से भी चीजें ना बना दी जाएं कि फिर लोगों के लिए बाजार जो है एक दुश्वारी भरी चीज हो जाए। वैसे भी यहाँ कम लोग पैसे कमाते हैं, कम लोग टैक्स पे कर पाएंगे यहाँ से, और जो लोग भी जो कुछ भी शेयर बाजार से कमाते हैं वो व्हाइट में होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई फर्जी काम नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है कि आपको ये चीज संभालनी पड़ेगी। ओवरऑल मार्केट अगले पूरे हफ्ते के लिए थोड़ा सा पैची रहेगा। शुरुआती 2 दिन आपके लिए काफी डिफिकल्ट रहेंगे, मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि इस खबर का इम्पैक्ट होगा, अलग अलग प्रकार से इसकी विवेचना की जाएगी और उसके हिसाब से फिर बाजार उस पर रिएक्ट करते दिखेंगे। अलग अलग हाउसेज किस प्रकार का कंट्रोल रखते हैं स्टॉक्स के ऊपर, वो उसकी सेलिंग देखेंगे। अगर आपको पता हो, वर्ष 2025 में प्रमोटर सेलिंग सबसे ज्यादा हुई है अभी तक, पिछले कई सालों के डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा जो प्रमोटर बेस्ड सेलिंग हुई है वो पिछले 7 महीनों में हुई है। क्यों हुई है कोई नहीं जानता था, मे बी ये रिजल्ट हो। तो बहुत सारे इफ एंड बट हैं जिसके नाते बड़े निवेशक बाजारों से बाहर हुए हैं। तो वो चीज संभालने की जरूरत है ताकि बाजार संभले रहें, अन्यथा फिर बाजारों को ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और पहले अगले 2 दिन की अगर हम बात करें तो थोड़ी बाजारों पर व्यू नेगेटिव रहेगा, सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा और नीचे की साइड में 24,500 24,400 के लेवल अगले 2 दिनों में
आते हुए लग सकते हैं ऊपर की साइड में, जबकि अभी हम 850 पर हैं, 24-850 के आसपास हैं, तो 300 पॉइंट का घर बनता है। बुरी खबरें लगातार बनी हैं और अगर ये 300 पॉइंट में हम ये सारी की सारी बुरी खबरें पचा जाएं तो बाजारों के लिए बहुत बेहतर होगा। ऊपर की साइड में 25,000 25,100 के ऊपर अभी बाजार जाती हुई नहीं लगती है। कमोबेश यही दायरा बाजारों के लिए बना रहेगा, उम्मीद मुझे यही है। सेम कहानी बैंक निफ्टी के 600 पॉइंट की रेंज लगती है। मिड कैप स्टॉक्स में जो सेलिंग हो रही है वो थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि वहां पर हाउसेज का जो होल्डिंग होता है वो ज़्यादा होता है छोटी कंपनी मझोली कंपनियों में, और अगर वो सेलिंग आती है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप करेक्शंस का दौर जो है चल रहा है, जो वो आगे भी अगले हफ्ते में भी चलता हुआ दिखाई पड़ सकता है और वहां पर हैवी सेलिंग की स्थिति अभी भी बनी रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जिनके पास वो स्टॉक्स है वो किस तरह का टैक्स लाइबिलिटीज में जाते हुए दिखाई पड़ेंगे और वो किस प्रकार से चीज़ों को सोच रहे हैं। तो इंडिविजुअली स्टॉक में आपको ज़्यादा करेक्शंस मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट हो सकता है स्टॉक वाइज कोई प्रॉब्लम ना आए, स्टॉक संभले रह जाएं, स्टॉक में ज़्यादा दिक्कत ना, इंडेक्स संभले रह जाए, मैंने स्टॉक बोला, इंडेक्स संभले रह जाए, इंडेक्स में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आए, बट स्टॉक्स में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम अगले 10 दिन और भी दिखाई पड़े, सेलिंग थोड़ी और भी वहां पर बुरी होती हुई दिखाई पड़ सकती है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके प्रश्न है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम डिटेल वीडियो आपके सामने लेके आते हैं। 2 चैनल हैं, दोनों ही चैनलों पर मैं वीडियो अब रेगुलर बेसिस पे ला के आपके सामने रख रहा हूँ, डिटेल कर रहा हूँ, तो दोनों ही चैनलों को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।